हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी द सम इनसाइट्स फ्रॉम द टॉपर्स कॉपी एंड द टॉपर इज विथ मेधानंद AIR 13 2023 एग्जामिनेशन जो अभी हुआ था, इसके रिजल्ट्स आए थे एंड वी हैव सेलेक्टेड द टॉपिक कॉपी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट जिसको जो कि मेंस इन्होंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, तो इनका हम अभी मेंस का कॉपी एनालाइज करेंगे। इनसाइट्स होंगे हमारे पास कि कैसे एक मेंस का आंसर लिखते हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, टॉपर ये कैसे बनी मेंस का आंसर लिखने के बाद, और हमारे यहाँ पे GS स्कोर का एक टेस्ट कॉपी है। पर्टिकुलरली वाई वी हैव टू सी द इनसाइट्स फ्रॉम टॉपर्स कॉपी इज द फर्स्ट and the foremost important thing is that the toppers copy gives us a direct and both indirect evidence of what the UPSC want कि UPSC की क्या requirements हैं मेंस आंसर राइटिंग की। कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारी अलग अलग बातें करेंगे, अलग अलग सही बातें समझाते भी हैं, बट एक टॉपर्स कॉपी के हिसाब से हमें एक इंसाइट्स मिलता है कि इन्होंने अपने आंसर्स कैसे स्ट्रक्चर किए थे और अपने को कैसे प्रेजेंट किया था, कैसे अपने आप को इन्होंने एक्सप्रेस किया था। ठीक है, सो फॉर दैट मैटर लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग आई विल शेयर विथ यू द मार्क्स ऑफ मेधानंद दैट सी हैज गॉट टोटल 875 मार्क्स। टोटल जो इनके GS में मार्क्स थे 875 थे एंड आउट ऑफ दैट शी हैड गॉट इन द GS पेपर 1 93, in the GS paper 2 she had got the marks 131 which is very brilliant. In the GS paper 3 she has got the marks 99 and the GS 4 that is the ethics, the marks is extraordinary 140 and the marks 140 she has attributed the success to the GS score the same institute which we have the mains answer writing copy. Okay, so let's start the session here. The first thing you have to notice that the marks which she is getting in the institute itself, इनको यहाँ पे 87 मार्क्स मिले हैं। टॉपिक क्या है? वैल्यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान में जो वैल्यूज हैं, जो मोरल्स हैं, उसके ऊपर इन्होंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे विद द टाइम लिमिट एंड द मैक्सिमम मार्क ऑफ 250. सो द सेम पैटर्न ऑफ UPSC हैज फॉलोड. ओके, so the marks 87 is a good one for practice, so that's why you can see the marks which she had got in GS paper 2 and GS paper 4, that 131 and 140, it says that she has a clarity in the thought process. किसी भी एस्पिरेंट से आप बात करेंगे they will say this thing only कि clarity in the thought process and expressions, because these two papers GS paper 2 and GS paper 4 required the churning of the thoughts and proper expressions, so she is good in that. We'll see more about her in the questions and how she has handled the question with her answers. ठीक है, so first of all let's see a question based on the NCERT. Okay, so question says, क्योंकि क्वेश्चन को समझना भी इंपॉर्टेंट है कई बार, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन समझा नहीं है क्वेश्चन को, you will not be able to write a proper answer on that, क्योंकि आंसर लिखने में ये होता ही नहीं है कि जो हमें आता है वो हम लिख दें। आंसर में होता क्या है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, वॉट एवर द एग्जामिनर्स इंटेंट्स टू चेक यू फ्रॉम द क्वेश्चन, उसके हिसाब से आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। सो इसमें क्वेश्चन है कि ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, डज नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, फेडरेशन संघ, फेडरेशन वर्ड यूज नहीं करता है, बट द इंडियन यूनियन जो भारत का संघ है वो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म, कि वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हालांकि संविधान ये कहीं इसने वर्ड नहीं यूज किया है, बट जो यूनियन है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, इसको डिस्कस करना है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स द कीवर्ड्स आर दैट फेडरलिज्म इज नॉट मेंशन, बट प्रिंसिपल्स जो इंडियन यूनियन है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है एंड द की डायरेक्टिव इज that discuss, that you have to only discuss. Marks is 10. So in such type of question aspirants feel the difference that how we can go with the introduction, कैसे अपने आंसर्स को इंट्रोड्यूस करें, उसमें कैसे स्ट्रक्चर बनाए कि पहले कौन से आर्गुमेंट आएंगे, उसके बाद कौन से आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू शो दैट the union is based on the principles of federalism, तो इसमें what we need some kind of facts to substantiate our answer, we need some kind of information, we need some kind of current linkages with regard to the Constitution of India or the observations or the orders of the Supreme Court of India. So इसके लिए क्या जरूरी है आपके पास? करंट अफेयर्स का डायनेमिक नॉलेज, जो आप
स्टैटिक से इंटरलिंक कर सकें। इनके आंसर्स में हमें वही देखने को मिलेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट द रीडिंग द आंसर्स। इन्होंने क्या स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन, आर्टिकल 1 डिक्लेयर्स, सबको पता होगा एस्पिरेंट्स को आर्टिकल 1 क्या है, भारत दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। सो इन्होंने वहां फेडरलिज्म वर्ड तो यूज नहीं किया, इन्होंने यहां दिखाया वहां पे, बट फिर उन्होंने अपने अगले आंसर्स में, जो टॉपर है हमारे पास मेधा आनंद, उन्होंने उस आंसर में लिखा कि कौन से प्रोविजंस ये शो करते हैं भारत का कि यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। फॉर दैट मैटर शी हैज यूज्ड the 7th schedule and she had well underlined that thing. Then she has used the status of the Raj Sabha and the House of States because Raj Sabha के अंदर ही जो states है उनका representation होता है. So you can get to the know that the answers which she is writing here have both facts plus their analysis. Okay. Then the amending procedure of the constitutions of India that both center and states का जो रिलेशन है उसमें इन्होंने इसकी व्याख्या करी है। फिर डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस आपने देखा होगा आजकल के ज़माने में, अभी कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में कुछ दिन पहले केरला गवर्नमेंट का इशू था सेंटर का फाइनेंस को लेकर, द इशू ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म राइजेज हेयर। तो इस तरह के इन्होंने चीज़ों को यहाँ पे अपने आंसर में हाईलाइट किया है। सो द थिंग इज दैट शी हैड वर्क वेल ऑन द फैक्ट्स, शी हैज वर्क वेल ऑन हाईलाइटिंग द की वर्ड्स and she has adhered to the demand of the question। कि क्वेश्चन ने जैसे डिमांड किया है उन्होंने उस मुताबिक उसका आंसर किया है, ठीक है। she has not deviated from her path and this approach reflects that आपको भी यूपीएससी के आंसर्स में ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के आंसर्स आपको देखने पड़ेंगे बिकॉज दैट इन्वॉल्व्स द वेल फ्लेज्ड स्ट्रक्चर फॉर दैट मैटर, ठीक है। देन आर्टिकल 2-3 इन्होंने हाईलाइट किया यहाँ पे, दैट इज द की वर्ड दैट इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टेबल नेशन और यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, ठीक है। इन फॉर दैट मैटर शी हाईलाइटेड द पोस्ट ऑफ गवर्नर। All those points highlight the nature of the Indian Union and how there is a division of power between Union and states that is based on the principles of federalism. And she has got the well marks here. Out of 10 के अगर देखें तो 4.5 is an average good marks, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कई बार मार्क्स थोड़े बहुत कम देते हैं, बट ओवरऑल इफ यू सी द मार्क्स कैन वेरी फ्रॉम द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। अगर आपको 4 मिल रहे हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, यू कैन गेट 5 मार्क्स इन सच main examination of UPSC. So that's why looking into the topper's copy will give us an important insights with regard to her structure, uses of fact, analysis, and how well she is with the discussion part with regard to the demand of the questions. ठीक है. Now let's look at the comments which she had got in the institute. That arguments given are good. When one thing she has missed, that the quasi-federal and cooperative federalism. Yes, she has missed this point, that the point of quasi-federalism. So she has got the marks here that you have not well discussed the quasi-federalism. So remarks भी इनको proper मिले हैं, उस हिसाब से she might have improved herself and so must have helped to get the 131 marks in the GS paper 2. More clarity will be taken after we look at the question number 2. The question number 2 is all to the different questions, different demands. If you read the question, that our interest in and fascination for democracy often pushes us into the taking a position that democracy can address all social economic problems, critically analyze. सो लुकिंग अपॉन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन को देखें तो इससे एक क्रिटिकल डायमेंशन हमें समझ में आती है, और क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है और हमारा जो चाहत है डेमोक्रेसी को लेकर, उसने हमेशा हमें एक पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है जहां हम सोचते हैं कि हमारे देश की सारे आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रॉब्लम, दैट ऑल द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व बाय दिस डेमोक्रेसी। इस पॉइंट को क्रिटिकली एनालाइज करना है। बहुत ही वेग क्वेश्चन है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इंटेंड्स टू चेक योर क्लैरिटी विथ रिगार्ड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैल्यू सिस्टम्स। नाउ इन सच क्वेश्चन देयर इज अ वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या पे आता है कि क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू इंट्रोड्यूस। हमें बहुत सारे पॉइंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, ठीक है, बट वी कैन नॉट स्टार्ट राइटिंग
एब्स्ट्रैक्टली, कि कहीं भी कुछ स्टार्ट नहीं हो जाता। इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको अगर आप खुद सॉल्व करो, आई विल रिक्वेस्ट यू टू पॉज फॉर 5 सेकेंड एंड थिंक अपॉन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू राइट सम इंट्रोडक्शन ऑन दैट पार्ट। यू विल फील मोर कंफ्यूज कि कहां से स्टार्ट करें कि एग्जामिनर को अच्छा लगे। एंड नाउ विल टॉक अबाउट सी द वे सी हैज स्टार्टेड द आंसर, because that has clicked with the examiner. ठीक है, so she has introduced India with its democratic principles, कि इंडिया क्या है, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है एंड उसके पॉपुलेशन की उन्होंने बात की है। एंड द डेमोक्रेसी का क्या होता है, एक प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज सबको इक्वल के रूप में। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यू नो देयर इज आर्टिकल 39 बी एंड सी which asks about the same thing, and she has introduced the concept of Indian democracy by looking at the social economic problems first. ठीक है, इन क्वेश्चंस में एक और समस्या आती है एस्पिरेंट्स को कि कैसे लिखें, पैराग्राफ फॉर्म में लिखें या पॉइंटर्स बुलेट फॉर्म में लिखें। बहुत बड़ी समस्या है ये। अगर आप देखेंगे पिछले क्वेश्चंस को, इन्होंने एक यूज किया है सब हेडिंग का और पॉइंट्स का, जबकि इस क्वेश्चन के अंदर जो थोड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, डिमांड उसका क्रिटिकली एनालाइज है, सी वेंट विद द पैराग्राफ फॉर्म, बिकॉज सच क्वेश्चंस में आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखने में बेहतरी होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप सब हेडिंग फॉर्म में जाएंगे, पॉइंट्स फॉर्म में जाएंगे, तो आपको हर एक पॉइंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा। विदाउट जस्टिफाइंग द सेम पॉइंट योर मार्क्स विल नॉट बी देयर। ठीक है, तो इस कारण से सी हैज वेंट फॉर द पैराग्राफ फॉर्म ऑफ आंसर। ठीक है, because that has suited her well, and in such question the paragraph form of answer will be much better to write. Okay, so it is often argued that since democracy involves check and balance decision by the decisions, it takes a lot of time to arrive at decision. So पहला इन्होंने प्रॉब्लम क्या हाईलाइट किया यहाँ पे कि डेमोक्रेसी का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा चल जाता है। ऑफ कोर्स अगर हम सोचे इस बात को कि अगर लंबा चलता है तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, डिसीजंस लेट होंगे, पॉलिसी लेट बनेगी, एग्जीक्यूशन लेट होगा। और इसी चीज को उन्होंने हाईलाइट किया है कि सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर पे उसका हैवी टोल पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल साथ में इन्होंने दिए हैं। एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है आपके आर्गुमेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए। देन द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एंड सी द वे सी हैज लिंक्ड द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स विद द डेमोक्रेसी, कॉलिंग इट एज ए कॉमन फेनोमेना, कि हमारे पास जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अगर 100 में से किसी की 36% वोटिंग पड़ जाती है तो वो एक सरकार बना सकता है। ही इज एबल टू मेक द गवर्नमेंट, मेक इट विल बी कॉल्ड एज मेजोरिटी पार्टी इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट ही हैज नॉट गॉट द 50%। सो इट इज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, सो उनके फिर कैंडिडेट्स कैसे होते हैं, मनी पावर, मसल पावर का एक वैल्यू बढ़ जाता है जो डेमोक्रेसी से थोड़ा सा आपका मेल नहीं खा पाता उस टाइम के अंदर। देन वी हैव द कास्ट आइडेंटिटीज, कास्ट पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी जो हमारा है वो एक प्रॉपर तरीके से वर्क तो कर रहा है, बट उसमें जो कमियां हैं उसे हम निखार नहीं, उसे हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। और दैट्स व्हाई एवरीथिंग वी आर गोइंग इनटू द फैसिनेशन फॉर द डेमोक्रेसी, दैट माइट नॉट बी अ ग्रेट ऑप्शन। ठीक है, सो सी हैज हाईलाइटेड द प्रॉब्लम्स विद द क्रिटिकली एनालिसिस पार्ट। ठीक है, वुमेन पार्टिसिपेशन इज ऑफन नेग्लेक्टेड। ठीक है, भले हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है बट वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा सा नेग्लेक्टेड है, पंचायत पति वाले बातें हैं। फिर ट्राइबल इश्यूज इन्होंने हाईलाइट किया है। एंड लास्टली सी हैज concluded answer, because conclusion is very important equally as well as introduction. The democracy above can't do wonders, it must be accompanied by value enhancement of society, more emphasis on social economic upliftment rather than mere elections. इन्होंने conclusion में क्या लिखा है कि डेमोक्रेसी का मतलब केवल इलेक्शंस नहीं होता। ठीक है, ये कोई आपको एक दिन के अंदर जादू नहीं कर सकता है, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक वैल्यू एनहांसमेंट ऑफ सोसाइटी एंड सॉल्विंग ऑफ द सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। फर्दर वन पॉइंट सी हैज मिस्ड व्हिच आई वांट टू हाईलाइट, दैट डेमोक्रेसी का मतलब एंड और कौन से रिजीम से हमें फायदा हो सकता है। अगर हम डेमोक्रेसी ना लें तो कौन से रिजीम, ऑथोरिटेरियन रिजीम का है या नहीं है, तो उसके ऊपर उन्होंने चर्चा नहीं की है। सी हैज गॉट दैट रिमार्क्स फॉर दैट मैटर, वेरी मिनिमल रिमार्क्स बट अप टू मार्क रिमार्क्स उनको मिला है कि आपने इस बात की चर्चा नहीं की है। ठीक है, सो दिस वे वी हैव अंडरस्टूड द वेरियस इनसाइट्स फ्रॉम द टॉपर्स कॉपी, दैट यू हैव टू बी गुड एट द फैक्ट्स, एट द एनालिसिस and see the way she has analyzed the answers. Now her clarity of thought is well visible, clarity of thought, fair handwriting,
तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड सी हैज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आंसर, सी हैज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आंसर, कट टू कट आंसर दे रही हैं चीज़ों को लेकर ये, ठीक है. सो लेट्स विल सी यू अगेन. थैंक यू वेरी मच.